हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप बहुत दिनों से कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दीजिए, तो मॉडल टेस्ट पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम के लिए। और वैसे ये मॉडल टेस्ट पेपर हम हिंदी में पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये पहला वीडियो होगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मॉडल टेस्ट पेपर का। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है कि द चार्ज ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ अ इनफाइनाइट लीनियर चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम पर मीटर। अब ये थोड़ा सा समझने लायक बात है बच्चों कि यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, जो चार्ज दिया हुआ है वो कैसा है बच्चों, यूनिट लेंथ पर चार्ज है। और यूनिट लेंथ पे जो चार्ज होता है उसे हम लैम्डा लिखते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 4 माइक्रोकूलम पर मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम इट विल बी। अब आपको एक डिस्टेंस दी हुई है r, और उस r की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर दी हुई है, और उस पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लीनियर चार्ज के लिए क्या होता है फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय r। ये फार्मूला पढ़ा है आपने। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 2, k की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी। लैम्डा की वैल्यू जो दी हुई है 4 और माइक्रो 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय r। r की वैल्यू 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 9 इंटू 4 36 होता है मेरे हिसाब से, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू द पावर, देखिए कितनी बैठनी चाहिए, 3 बैठनी चाहिए क्या, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, और फिर यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यही होती है ना। तो फिर हमारे पास में जो फॉर्मूला मतलब फाइनल वैल्यू जो बन रही है दैट इज 3.6 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये ऑप्शन बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 0 विल बी। देखिए क्या बोल रहा है वो, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या किसी पर्टिकुलर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फिर पोटेंशियल का क्या रिलेशन होगा, कुछ इस तरीके से पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है बच्चों, ई का फॉर्मूला आप सभी ने कभी ये पढ़ा होगा, dv डिवाइडेड बाय dr। पढ़ा था क्या, -dv डिवाइडेड बाय dr इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और वो 0 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है बच्चों कि dv इज इक्वल्स टू 0 है, और dv इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यही तो है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या बैठेगा, डी बैठेगा। v इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपको दिया हुआ है वो ये है, द वायर ऑफ मीटर ब्रिज इज मेड ऑफ। मीटर ब्रिज का वायर किससे बना हुआ होता है, आप सभी को पता है, मैग्नीन से बन सकता है, कॉन्स्टेंटेन से बन सकता है, यूरेका से बन सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन आपको मिलेगा दैट विल बी कॉन्स्टेंटन, दैट इज बी इज करेक्ट वन, एंड सी इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज मैग्नीन और यूरेका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल moves perpendicular to a magnetic field then the quantity of the particle which change। देखिए, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा ना बच्चों, तो वो एक कांस्टेंट रेडियस में कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, v का वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू जो है वो सेम रहता है, r भी उसका सेम रहता है, एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। लेकिन मोमेंटम एक ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज होगी। रीज़न क्या है भैया, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा ना परपेंडिकुलर, तो वो ऐसा सर्किल गोल गोल घूमेगा। ठीक है, वो कैसा सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ में जो क्वांटिटी चेंज होती है वो वेलोसिटी होती है। वो क्या होती है, वेलोसिटी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ध्यान में रखने लायक बात है कि स्पीड चेंज नहीं हो रही लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका रीजन क्या है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज होती जाएगी तो वेलोसिटी चेंज होता जाएगा, और अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम क्या होता है, बताओ, कुछ ऐसा लिखते हैं क्या वेक्टर के अंदर, एम ई वेक्टर।
तो वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा मोमेंटम चेंज होता है, इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन द फिगर a conducting rod AB is moving and the magnetic field produced by the current carrying conductor Mn parallel to the current direction of induced current in the rod AB will be। अब देखो यहाँ पर M से N की ओर करंट जा रही है, आपको दिखाई दे रहा है। अगर इससे करंट ऐसा जा रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, डॉट बना रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड को, और डॉट का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर इनवर्ड। देख लो भैया, परपेंडिकुलर इनवर्ड ही जाएगी ना इससे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है। वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया हुआ है। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके अंदर ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, कौन सा ए बी वाला पार्ट प्लस का होगा और कौन सा माइनस का होगा, पहले वो देखते हैं। तो उसका एक सिंपल सा तरीका था बच्चों, आप वी की डायरेक्शन के अंदर अपनी फिंगर्स को रखें, ठीक है, और देखो मैं फिगर लिख रहा हूं फिंगर को, ठीक, वी की डायरेक्शन में फिंगर आ जाएगी, ठीक, और इन फिंगर्स को फिर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेकर के जाओ, ठीक है, राइट हैंड की फिंगर्स को। तो सबसे पहले आपकी फिंगर्स राइट हैंड की अपवर्ड है ना, और फिर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है, डाउनवर्ड है या इनसाइड है, तो उसको इनसाइड की ओर लेकर जाओ। तो जैसे फिंगर्स को इनसाइड की ओर लेकर के जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जो थंब है ना, वो थंब इस तरफ इंडिकेशन देगा, बी की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि बी तो हो गया पॉजिटिव और ए हो गया क्या बच्चों, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब बैटरी बन गई, और बैटरी का पॉजिटिव पार्ट तो बी की तरफ है और नेगेटिव पार्ट का है ए की तरफ। तो करंट कहाँ से कहाँ की ओर होगी, बैटरी में करंट फ्लो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, सर्किट में करंट फ्लो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान में रखिएगा, और बैटरी में नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब ए टू बी जाएगी भाई करंट, इंड्यूस्ड करंट विल बी इन रॉड, बोल रहा हूँ सर्किट में नहीं, ये रॉड जो है वो बैटरी की तरह बिहेव करेगा, और बैटरी में करंट जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ए से लेकर बी जाएगा, पता चला, ये ध्यान में रखना। आगे देखो नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है वो, द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज। अब देखो मोमेंटम क्या चीज होती है, एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय पी। बताओ भाई ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा, अरे देवताओं पढ़ा है नहीं पढ़ा। सो द मोमेंटम पी इज इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाय लैम्डा, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब ये लैम्डा कैसे निकाल सकते हो वो भी थोड़ा सा सोचा समझा जा सकता है। देखो v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, आप सभी ने पढ़ा है ये, अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा, चलो यहाँ पर मैं फोटोन के लिए बात करूँ तो उसकी वेलोसिटी c, और n फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और लैम्डा ऐसा का ऐसा। सो द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय न्यू। अब मैं यहाँ पर मोमेंटम के अंदर वो फॉर्मूला रख देता हूँ, तो देखिए p इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा की जगह c और न्यू कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, h न्यू डिवाइडेड बाय c, दैट इज c इज द ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे देखो, विच न्यूक्लियस विल हैव मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सभी को पता होना चाहिए Fe, ठीक है, Fe के लिए ही हम बोलते हैं ना मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी इसी की ही है, कितनी होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। आगे देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब हो गया 0 केल्विन बच्चों, 0 केल्विन टेम्परेचर पर आपको क्या बोल रहा है, इंट्रिंसिक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर क्या होते हैं बच्चों, ये होते हैं इंसुलेटर, ध्यान में रखिएगा, है ना, इनके पास में कंडक्टिविटी नाम से कोई चीज ही नहीं होती। नेम द गेट कंसर्निंग टू द फॉलोइंग गिवन ट्रुथ टेबल, आपको सिर्फ और सिर्फ गेट का नाम लिखना है और कुछ नहीं, बस बताना है कि कौन सा गेट है, और ट्रुथ टेबल दी हुई है। देखिए 0 और 0 को अगर देखते हैं तो 0 मिल रहा है, लेकिन 0 और 1 को देखते हैं तो 1, फिर वापस से 1, और ये देखो ये कैसे पॉसिबल है, ऐड करो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1 ही होता है। इसका मतलब ऐड वाला गेट कौन सा है, और गेट है, और गेट है तो ऑप्शन पता चल रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा। ठीक है बात, आगे चलें। देखिए नेक्स्ट वन, देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले हैं आपके पास में 4 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्या बोल रहा है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए देखिए वो क्या बोल रहा है,
फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट रुके, हाँ, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इन जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये 10⁻⁻19 लिखा है भाई। सेल इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्डाइजेशन फॉर पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के स्टैंडर्डाइजेशन में कौन से सेल को यूज करते हैं? आप सभी ने पढ़ा होगा कैडमियम सेल, कैडमियम सेल, ठीक है, या फिर आप पढ़ते हैं डैनियल सेल, ठीक है, या फिर हम लिखते हैं लेक्लांसी सेल। इन सारे सेल में से कोई सा भी एक सेल लिख दीजिएगा, ये सारे के सारे यूज होते हैं। आप कैडमियम लिख दीजिएगा, ठीक है, काम हो जाएगा। आगे देखिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है। देखिए ये क्या चीज़ है, कहाँ से बना? फाई इज इक्वल्स टू एम आई से बन रहा है। ये फॉर्मेट कैसे बन रहा है? फाई इज इक्वल्स टू एम आई से बन रहा है। सो द एम विल बी इज इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाय आई। अरे देवताओं यही तो है। अब फाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाई इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा होता है, मैं बी और ए लिख देता हूँ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आई, ऐसा का ऐसा। अब बी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए, और बी का फॉर्मूला हम सभी को पता है भैया, क्या से निकालते हैं? एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी से निकालते हैं। तो मैं अगर एम का फॉर्मूला देखता हूँ तो एम का फॉर्मूला बी की जगह लिखूंगा एफ डिवाइडेड बाय क्यू वी, ठीक है, ये हो गया बी। ए ऐसा का ऐसा और आई ऐसा का ऐसा, ठीक। अब डायमेंशन लिखना चालू करते हैं। फोर्स होता है क्या बच्चों? m1 l1 t-2। एरिया होता है l2। बताओ ऐसा ही लिखते हैं क्या? चार्ज a1 t1 a1 t1। फिर वेलोसिटी, अरे v वेलोसिटी है, क्या होगा? l1 t-1। फिर ये क्या लिखा मैंने? आई है, ये करंट है ना, ये करंट आई है, करंट आई का होगा a1, ठीक है। देखो भाई, कोई चीज़ जो कट रही है उसे तो हटाओ, L1 से L1 की रामायण कैंसिल, T1 से T-1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बैठेगा हमारे पास में M1, L देखिए L कितना बैठ रहा है? L2 बैठ रहा है क्या? L2 T⁻⁻2 और A⁻⁻2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। बाय which process p-n junction is constructed? There are two process. First process is diffusion, ठीक है, and second process is drift. ये दोनों ही लिखनी है, ठीक है। Diffusion and drift are the processes by which a p-n junction can be formed or constructed, ठीक है। चलिए देखिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हमें क्या दे रखा है? गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। आपको बहुत सीधा सीधा काम करना है, और इस वाले क्वेश्चन में तो आपको करंट आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ करंट आई। देखिए KCL का यूज़ कीजिएगा यहाँ पर एक जंक्शन अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पर है, और एक यहाँ पर जंक्शन दिखेगा, और एक जंक्शन यहाँ दिखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये करंट इनकमिंग करंट्स है, 0.7 इनकमिंग करंट है, 1.2 एम्पियर इनकमिंग करंट है, और वो आउटगोइंग करंट के इक्वल होनी चाहिए। तो इधर जो आउटगोइंग करंट आपको दिखाई देगी दैट विल बी सम ऑफ बोथ 1.2 प्लस 0.7 दैट विल बी 1.9 एम्पियर, ठीक है। अब ये इनकमिंग करंट है 1.9, इससे दो आउटगोइंग करंट मिलेगी, एक तो 0.8 है और एक ये वाली, ठीक। तो ये वाली जो करंट है ना इस तरफ वाली, ये वाली जो होगी दैट विल बी 1.9 माइनस 0.8 दैट विल बी 1.1 एम्पियर, ठीक है। अब ये 1.1 एम्पियर इधर आ रही है, और इस 1.1 एम्पियर में से ये एक आउटगोइंग करंट इधर है, एक आउटगोइंग करंट इधर है, तो हमने लिखा 1.1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 0.1 प्लस आई, यही होना चाहिए। सो द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ठीक है। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1 एम्पियर इसकी वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी, है ना। आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है
कि हाउ इज द गैल्वेनोमीटर बी चेंज्ड इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और अमीटर में कैसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को चेंज करेंगे वोल्टमीटर में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हायर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पूरा है दैट इज अ वोल्टमीटर। By connecting a high value resistance in series with galvanometer, we can convert it into voltmeter। ठीक है, फिर इसके बाद में अमीटर वाला देखिए, अमीटर वाला कैसे काम करेंगे। अमीटर में हम क्या बोलते हैं कि गैल्वेनोमीटर लो और गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो। ठीक है, एक शंट रेजिस्टेंस को जैसे कनेक्ट कर दोगे देन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट विल बी ऑफ अ मीटर। ठीक है, ध्यान में रखना। तो बाय कनेक्टिंग अ पैरेलल रेजिस्टेंस और अ पैरेलल शंट रेजिस्टेंस विद गैल्वेनोमीटर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मीटर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये था इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन बी द इफेक्ट ऑफ एडी करंट्स बी रिड्यूस्ड इन द कोर ऑफ गैल्वेनोमीटर। किस तरीके से भैया हम एडी करंट का इफेक्ट कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय लैमिनेटिंग, बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर। लैमिनेटेड कोर, ये ध्यान में रखना। ठीक है, वो जो आप कोर यूज करोगे वो कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी लैमिनेटेड। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, राइट द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। कौन सा था बच्चों, एक ही एक्सपेरिमेंट है, डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट वाज द वन। आगे देखिए, डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू एनोड प्लेट with respect to cathode plate at which photoelectric current, which current, photoelectric current becomes zero। ठीक है, is known as stopping potential। ठीक है, the negative potential given to anode plate with respect to cathode plate at which the photoelectric current into the circuit becomes zero is known as stopping potential। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में वो बोल रहा है हमें राइट द नेम ऑफ टू मॉडरेटर यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कौन सा मॉडरेटर यूज करते हैं भैया, देखो दो है, एक तो है ग्रेफाइट, आप सभी को पता है, एंड हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब D2O लिखते हो आप, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, सिक्स वन क्या बोल रहा है, सॉरी सेवेंथ वन में बोल रहा है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज कैपिटल T। हाफ लाइफ को वैसे भी कैपिटल T बोलते हैं। देन आफ्टर T/2 टाइम, T/2 टाइम मतलब स्मॉल t की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल t इज इक्वल्स टू T/2। हाउ मच पार्ट वुड रिमेनिंग एक्टिव न्यूक्लियाई पूछ रहा है कुल मिला करके। देखिए अगर स्मॉल t ऐसा दिया हुआ है तो स्मॉल t का एक फॉर्मूला है n इंटू कैपिटल T, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, इज इक्वल्स टू T/2। So T will cancel T, the value of N will be 1/2। What is N? Number of half life। ठीक है, N क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ होता है। चलिए अगर N मिल गया तो एक्टिव न्यूक्लियाई मिल जाएंगे। एक्टिव न्यूक्लियाई का फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखते हैं अपन। ठीक है, N इज इक्वल्स टू N0 डिवाइडेड बाय 2 N। N की वैल्यू पुट करो, स्मॉल n की वैल्यू 1/2। 1/2 मतलब √2 हो जाएगा क्या रे। सो द एक्टिव न्यूक्लियाई विल बी N0 डिवाइडेड बाय √2 और 1/√2 होता है 0.707 N0। इतना एक्टिव न्यूक्लियाई रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, आप कह सकते हैं इट शुड बी 70.7% ऑफ N0, इनिशियल का इतना रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, ध्यान में रखना, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, राइट द नेम ऑफ लॉजिक गेट रिलेटेड टू द P एंड Q टेबल। देखो P से अगर आपको दिखेगा तो एंड दिखेगा, पता चल रहा है मल्टीप्लाई करने वाला है, और Q से आप देखेंगे तो आपको क्या Y डैश से देखना है ना, तो ये कैसे देखा जाएगा, पहले तो Y देखो सम से आ रहा है, Y किससे आ रहा है, सम से आ रहा है, सम से।
इनको ऐड करोगे तो आपको 0 मिलेगा, इनको ऐड करोगे तो 1, इनको ऐड करोगे तो 1, इनको ऐड करोगे तो 1। और जो y डैश है दैट इज इनवर्स ऑफ दिस, है ना, इसका उल्टा चल रहा है, रेसिप्रोकल कर रहा है। तो 0 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 0 जा रहा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला गेट तो और गेट था, और y डैश से जो गेट मिला दैट इज नॉर, ध्यान में रखिएगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नॉर गेट होना चाहिए। ठीक है, जो उल्टा कर रहा है। ठीक है बात, आगे देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है भैया। फोर्थ क्वेश्चन, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है भाई बच्चों, अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम पास में आ चुकी है तो अब तो ये पता ही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। कैसे सॉल्व होता है मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए इन बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों प्लेट के मिड का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होता है। और सिग्मा को क्या लिखते हैं, Q डिवाइडेड बाय A लिखते हैं, और एप्सिलॉन नॉट ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स दैट इज ED, वैल्यू पुट करते हैं, E का वैल्यू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट, और ये D से V आ गया। फिर C का एक फॉर्मूला है, क्या भाई, C का फॉर्मूला होता है Q डिवाइडेड बाय V। ठीक है, Q ऐसा का ऐसा, V जो आपने कैलकुलेट किया दैट इज QD डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C का फॉर्मूला क्या मिला, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D, दैट इज द पोटेंशियल। यही तो बोल रहे हैं हम। ठीक है, इस तरीके से ये जल्दी से मैंने सॉल्व किया है, थोड़ी बहुत थ्योरी आप इसमें इंक्लूड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है वो। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एस्टैब्लिश द फॉर्मूला। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है भैया कैपेसिटर में, ऐसा कुछ करते हो आप, अरे इसी तरीके से कनेक्ट करते हैं ना अरे बच्चों, ये C1, ये C2, ये C3, सभी में करंट अलग अलग जाएगा। ठीक है, और अगर करंट अलग अलग जाएगा ना बच्चों तो क्या होगा, चार्ज सभी के पास में अलग होगा। इसके पास में चार्ज Q1 होगा, इसके पास में चार्ज Q2 होगा, इसके पास में चार्ज Q3 होगा, लेकिन सभी के पास में सेम पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम होगा। ये पैरेलल की खास बात है। अगर ये पैरेलल की खास बात है तो हमने बोला फर्स्ट के लिए Q1 इज इक्वल्स टू फॉर्मेट बनेगा C1V, Q2 के लिए फॉर्मूला बनेगा C2V, और Q3 के लिए जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी C3V। और टोटल चार्ज विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बताओ यही होगा क्या, चलिए Q1 की वैल्यू C1V, Q2 की C2V, Q3 की C3V, और ये Q ऐसा का ऐसा। फिर V को क्या लिया कॉमन, क्या मिला C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल्स टू Q। सो Q डिवाइडेड बाय V का डिवाइड चला गया ना, इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और Q डिवाइडेड बाय V क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस। पता चला फॉर्मूला, इस तरीके से ये सॉल्व होगा, बहुत सिंपल था। ठीक है, मैं जितना डेरिवेशन अगर छोटा है तो मैं जल्दी से उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, कुछ ऐसा, ऐसा सेल कनेक्ट करते हो ना आप, फर्स्ट सेल फिर सेकंड सेल, कुछ ऐसा। ठीक, इसका EMF कितना E1, इसका EMF कितना E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2। फिर क्या बोल रहा है, कंप्यूट द इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। किस तरीके से किया था, याद है क्या, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हालांकि मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए वीडियोस नहीं बनाए हैं, लेकिन आपने स्कूल में कोर्स किया है, तो हम बोलते हैं कि VAB अगर हम सॉल्व करते हैं तो VAB का फॉर्मेट बनता है E1 माइनस IR1, यही बनता है। और VBC को अगर सॉल्व करते हैं, BC ये VBC को सॉल्व करते हैं तो ये बनता है E2 माइनस IR2। ठीक है, और अगर मैं टोटल की बात करूं VAC की, A से C के मिड में, ये A और ये C, ठीक है, इन दोनों के मिड की बात करूं तो ये हो जाएगा VAB प्लस VBC, ऐसा ही होना चाहिए। चलिए देखिए, VAB दैट इज E1 माइनस IR1, ठीक है, और ये होगा E2 माइनस IR2,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इट विल बी E1 प्लस E2। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो माइनस का आई कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस आई कॉमन लिया, इट विल बी R1 प्लस R2। ठीक है, दैट इज VAC। और VAC को आप क्या लिख सकते हैं, दैट इज E इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको मेरे हिसाब से अब पता चल गया होगा कि क्या काम करना है। पता चला नहीं पता चला रे? ई इक्वलेंट की जगह कितना, E1 प्लस E2। आई की जगह आई आ रहा है तो आर इक्वलेंट की जगह कितना, R1 प्लस R2। इस तरीके से काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहे हैं ऑब्टेन द इक्वेशन J इज इक्वल टू सिग्मा ई ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत सिंपल सा था, आप सभी को पता है I इज इक्वल्स टू क्या होता है, NEAVD होता है नहीं होता? चलिए अब यहाँ से I डिवाइडेड बाई A कीजिए, I डिवाइडेड बाई A करेंगे, इट विल बी NEVD। ठीक है, I डिवाइडेड बाई A होता है बच्चों J, करंट डेंसिटी। ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या काम करेंगे, NE ऐसा का ऐसा, VD का एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज E2 डिवाइडेड बाय M इंटू कैपिटल E। ठीक है, चलिए, सो J इज इक्वल्स टू NE स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय M इंटू E। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दिस इज कंडक्टिविटी, ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है, दैट इज कंडक्टिविटी। तो हमने इसकी जगह क्या लिखना है, सिग्मा लिखना है, सिग्मा ई। यही तो प्रूव करवाना है, वेक्टर में ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रूव करवाना, दैट इज ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ये। ठीक है, आगे देखिए, एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, राइट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। आपको सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन देनी है। तो हम क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस में, हमारे पास में कोई कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइल में करंट फ्लो हुई। जैसे ही इस कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है, इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो कॉइल में करंट फ्लो हो रही है ना, उसको चेंज करते हैं। तो इस कॉइल से जो लिंक्ड फ्लक्स है वो भी क्या हो जाता है बच्चों, चेंज हो जाता है। करंट को चेंज करने पर इससे लिंक्ड फ्लक्स भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और फ्लक्स में चेंज होता है तो इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल, अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉइल। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन ईएमएफ बाय चेंजिंग द करंट इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। फिर इसका एक फॉर्मेट भी बनता है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, सो एल इज इक्वल्स टू फाई डिवाइडेड बाय आई। कैसे आप इसे और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं इसे हम, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस एल। इसे भी डिफाइन किया जा सकता है। कैसे भैया, इसका सिंपल सा तरीका है, अगर किसी कॉइल में फ्लो होने वाली करंट कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तो उस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट विल न्यूमेरिकली प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द कॉइल इज 1 एम्पियर, then the flux, magnetic flux linked with the coil will provide the magnitude of self inductance or coefficient of self inductance। ठीक है, अब देखो आगे, derive the formula of self inductance for a long solenoid। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं इसे छोटा सा काम करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर आप सोलेनॉइड देखते हैं ना, तो सोलेनॉइड का हमें मैग्नेटिक फील्ड पता होना चाहिए कि सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो ये आपको म्यू नॉट एन आई पता होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड यही होता है। ठीक है, और इसे जब आपने लिखा होगा तो आपको कुछ ऐसा पता होगा, इसे कुछ ऐसा लिखते हैं, एन डिवाइडेड बाय एल इंटू वाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा बच्चों, फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल्स टू बी ए होगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये फ्लक्स इसके सिंगल टर्न से जितना फ्लक्स लिंक्ड है, तो इट विल बी बी ए। और अगर हम देखेंगे तो ये होगा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय एल, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया, ए से, दैट इज फ्लक्स लिंक्ड विद 1 कॉइल।
अब ये 1 कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स है, तो टोटल मतलब 1 टन से लिंक्ड है, तो टोटल टर्न कितनी है, n टर्न्स हैं उसके पास में, तो n टर्न से रिलेटेड फ्लक्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट फ्लक्स विल बी n इंटू φ1, ठीक है, n ऐसा का ऐसा और φ1 की वैल्यू रखोगे तो आपको ये पता चलेगा कुछ ऐसा हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा ना रे, IA डिवाइडेड बाय L, दैट इज फाई। और फाई का फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा है, फाई इज इक्वल्स टू LI, इधर देखो दिखाई दिया, तो फाई इज इक्वल्स टू अगर मैं LI लिखता हूँ तो ये फॉर्मेट क्या बनता है, म्यू नॉट n स्क्वायर IA डिवाइडेड बाय स्मॉल l, I से I कैंसिल, so the value of self inductance or the coefficient of self inductance will be mu naught n square A divided by small l। मेरे हिसाब से हो गया डेरिवेशन, बहुत जल्दी कर दिया रे। देखिए आगे देखें, आगे काम करें, पता चला ना ये 8th क्वेश्चन इतना ही था बच्चों। आगे देखो 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, 9th में बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R are placed coaxially with the centers coinciding. If capital R is greater than R, then calculate the mutual inductance between the coils। किस तरीके से काम करेंगे बच्चों, तो आपको ये डायग्राम अगर पता है तो काम हो सकता है। डायग्राम कैसा, देखो हमने बोला कि ये एक टर्न है स्मॉल r वाला और एक और टर्न है कैपिटल R वाला, ठीक है, दोनों में सिंगल 1 टर्न की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम मान रहे हैं कि कैपिटल R टर्न वाले कॉइल में, मतलब इस वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, फर्स्ट वाले कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा, तो हमने बोला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, और कौन सी कॉइल, जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना, आंसर है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R। मेरे हिसाब से आप सभी जानते हैं यही होता है मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के लिए तो यही होता है ना देवताओं। चलिए मैग्नेटिक फील्ड आ गया, तो इस मैग्नेटिक फील्ड से जितना फ्लक्स बन सकता था और वो फ्लक्स जो सेकंड कॉइल से लिंक्ड हो सकता था, तो हमने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स linked with कॉइल, और कौन सी कॉइल, जिसका रेडियस स्मॉल r है, ठीक है, वो क्या होगा, तो हमने लिखा फाई इज इक्वल्स टू BA। चलिए B जो आपने कैलकुलेट किया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2R मल्टीप्लाइड, ये सेकंड कॉइल के लिए बात कर रहे हैं, एरिया उसका पाई स्मॉल r का स्क्वायर लिख दूं क्या, सेकंड के लिए इतना ही था बच्चों, ये φ2 की वैल्यू, और φ2 का फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए होता है MI, ठीक है, या MI1 आप लिख सकते हो, अगर इसमें करंट को हम I1 लिखे तो, है ना, तो यहाँ पर I1 आ जाएगा, यहाँ पे I1 आ जाएगा, ठीक है, तो MI1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल R, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है पाई स्मॉल r स्क्वायर से, I1 से I1 कैंसिल, सो द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी म्यू नॉट पाई स्मॉल r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2R। ये ध्यान में रखना, और ये बुक में नहीं है डेरिवेशन, इस चीज़ को और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए 9th वन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोल रहा है बच्चों, इस बार आपको जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा है, एक मिनट देखना क्या बोल रहा है। An object is kept at a distance 10 cm and 5 cm from concave mirror of radius of curvature 15 cm. In each position, find the position, nature and magnification of image। मैं सिर्फ एक के लिए काम कर रहा हूँ, 10 सेंटीमीटर के लिए, 5 सेंटीमीटर आप पे छोड़ रहा हूँ। देखिए डायग्राम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले कॉनकेव मिरर देखना है, ये कॉनकेव मिरर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर मान लेता हूँ R, ठीक है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये 15 है, सेंटीमीटर बाद में लिख लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ लिख रहा है, वो 10 पे रख रहा है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ऐसा मान लेता हूँ, और ये डिस्टेंस जो है दैट इज 10 सेंटीमीटर,
ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी, तो हमने लिखा r/2 और r की वैल्यू -15 लिखेंगे बच्चों। मेरे हिसाब से सभी को पता है माइनस क्यों लिखा, तो इट विल बी -15/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए u भी देखोगे तो इस तरफ कैलकुलेट होगा, u इस तरफ कैलकुलेट होगा तो -10 सेंटीमीटर। f हमारे पास में है, u हमारे पास में, v कैलकुलेट हो ही जाएगा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अरे यही होना चाहिए। देखिए क्या होगा, सॉरी प्लस होगा, मैं गलत कर रहा हूँ, ये मिरर इक्वेशन है, मिरर इक्वेशन प्लस में जाती है। f की वैल्यू 1/f में रखेंगे तो मेरे हिसाब से 2 तो ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में जाएगा 15। फिर v हमें कैलकुलेट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट v। u की वैल्यू -10 पुट करनी है, तो ये कुछ ऐसा होगा। -10 दूसरी तरफ चेंज कीजिए, द वैल्यू विल बी 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 प्लस का हो जाएगा -2/15। एलसीएम लीजिए बच्चों, एलसीएम कितना हो जाएगा, 150 लिख देता हूँ एलसीएम को, इट विल बी 15 माइनस 20। ऐसा ही है क्या? चलिए ये कुछ ऐसा ही आ रहा है, दैट विल बी 1/v। सो इट इज -5 डिवाइडेड बाय 150। 30 जा रहा है क्या? 1/30 कैलकुलेशन देखिएगा पास, हाँ ठीक है यही जाता है। सो द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू -30, और मेरे हिसाब से ये ठीक भी है, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। देखिए कैसे पता चला, देखिए मेरा फोकस जो है दैट इज 15 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7.5, न्यूमेरिकली 7.5 है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ रखा हुआ है, 7.5 और 15 के मिड में रखा हुआ है, तो इमेज मेरे हिसाब से रियल ही बननी चाहिए थी। तो v इज नेगेटिव, ध्यान में रखना, v नेगेटिव है तो इमेज कैसी है, रियल है। रियल है तो इसका मतलब इन्वर्टेड भी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर सकते हो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे -v डिवाइडेड बाई u। माइनस ऐसा का ऐसा, v की वैल्यू -30 रखेंगे और u की वैल्यू -10 रखेंगे, तो m की वैल्यू आएगा -3। सॉल्व करोगे तो -3। अगेन मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, रियल इमेज ही होगी, इन्वर्टेड होगी और मैग्नीफाइड होगी, 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा सॉल्व होगा। ये 5 सेंटीमीटर वाला जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 2 lenses with power this one are in contact with each other, calculate the focal of combination। पहले तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन देखो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी P1 प्लस P2, यही होगा। P1 की वैल्यू कितनी, 5, P2 की वैल्यू -3, सो इट विल बी 2 डायोप्टर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। अगर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गया तो फोकल आसानी से आ जाएगा, 1/P लिख दूँ क्या, दैट इज़ 1/2, और मीटर में आएगा, ध्यान में रखिएगा, और मीटर में है तो आप इसे किस में लिख सकते हैं, सेंटीमीटर में, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, राइट मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव। सभी के लिए मिरर फार्मूला यही है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाएगा, यही होगा, सभी के लिए मिरर फार्मूला यही होता है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। देखो डेंसर मीडियम में जा रही है ना लाइट, अगर डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के ऊपर नो चेंज होता है बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं होता, ध्यान में रखिएगा। फिर आपको डिफाइन करना है मिराज को और स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। मिराज क्या होता है, इट इज़ अ इल्यूजन ऑफ आइज। मिराज एग्जैक्टली है क्या, इल्यूजन ऑफ आइज है, और उससे होता क्या है, हमें एक फार डिस्टेंस के ऊपर डेजर्ट एरिया के अंदर नॉर्मली क्या दिखाई देता है, वाटर दिखाई देता है। ठीक है, किसी ट्री के पास में वाटर दिखाई देता है, दैट इज इल्यूजन ऑफ आई। एक्चुअली वहाँ वाटर होता नहीं लेकिन वाटर दिखाई देता है, दैट इज मिराज। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जब भी लाइट जो है ना, पार्टिकल के साथ में क्या करती है, इंटरैक्ट करती है, और पार्टिकल भी कौन सा, जिसकी साइज इंसिडेंट वेवलेंथ की साइज से कम होती है ना। इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज लेसर देन द इंसिडेंट वेवलेंथ
then the light incident on a particle will be absorbed by the particle. लाइट क्या हो जाती है? एब्जॉर्व हो जाती है by the particle. ठीक है? and that particle re-emit the light of different wavelength into all direction. That is known as scattering of light. फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट होगी, कंडीशन अप्लाइड है, फिर वो लाइट रे पार्टिकल से एब्जॉर्ब होगी, वो पार्टिकल उस लाइट को रीइमिट करेगा, और इस बार जो लाइट वो इमिट कर रहा है उसकी जो वेवलेंथ है वो चेंज है इंसिडेंट वेवलेंथ से, ठीक है, और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में वो उसको इमिट करता है. दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट. नाउ राइट द रेडियो एक्टिव डिके लॉ. क्या था भैया? n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, कुछ ऐसा ही था. फिर वो क्या बोलता है कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे द रेट ऑफ डिके मतलब dn डिवाइडेड बाय dt इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. ये है ना, द रेट ऑफ डिके dn डिवाइडेड बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. फिर ऑब्टेन डिके इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन डिके इक्वेशन है बच्चों. ठीक है, 15 क्वेश्चन देखिए. प्रूव दैट द मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिके कांस्टेंट. मीन लाइफ t इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा. डिके कांस्टेंट होता है लैम्डा बच्चों, है ना, इसका इनवर्स होता है. ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, हालांकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ. ये क्या होता है, हम बोलते हैं मीन लाइफ, एवरेज लाइफ ही तो है ना, तो एवरेज टाइम क्या होता है? टोटल टाइम मतलब TDN, और जितने पार्टिकल्स की आप बात कर रहे हो n नॉट. DN को आप कैलकुलेट कर सकते हो. कैसे DN कैलकुलेट किया जा सकता है? तो आप सभी ने पढ़ा है, n इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t. यहाँ से आप dn डिवाइडेड बाई dt निकाल सकते हैं. डिफ्रेंशिएट कर दो ना, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, d डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t. बताओ कैलकुलेट होगा? इस तरीके से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फिर dn की वैल्यू को कैलकुलेट कीजिए और dn की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए. ठीक, अदरवाइज ऐसा ना करें तो इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ. इसका भी सिंपल फॉर्मेट देखिए, इसको भी अगर हटाएं तो एक सिंपल सा आप ऐसा लिखो ना. आपने लिखा है dn डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n. बताओ ये फॉर्मूला लिखते हैं. सो द dn इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा n dt. ठीक है बात. फिर माइनस ऐसा का ऐसा, n की जगह क्या लिख सकते हैं? n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, और ये dt ऐसा का ऐसा. ये dn की वैल्यू पुट कर दीजिएगा. तो dn की वैल्यू जब आप ये पुट करते हैं तो ये t मल्टीप्लाइड विद dn दैट इज माइनस लैम्डा n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t dt डिवाइडेड बाय n नॉट. n नॉट से n नॉट कैंसिल. फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना पड़ता है. माइनस का लैम्डा बाहर रख लीजिएगा और t e की पावर माइनस लैम्डा t dt, ये इंटीग्रेशन करना पड़ता है 0 to इनफाइनाइट फॉर्मेट के लिए. ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाता है, आपको वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, इस तरीके से काम किया जाएगा. वैसे मैं आपको बोलूँगा ये माइनस यहाँ से हटा ही लीजिए. इसका रीज़न बता देता हूँ. ये यहाँ पर हम मोड में काम करते हैं, तो ये वाला वैल्यू प्लस का आता है. ठीक है, तो यहाँ से प्लस का आएगा. तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये कुछ ऐसा आएगा, लैम्डा इंटू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर. डायरेक्ट ही लिखते हैं तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1 अपॉन लैम्डा. ये था. तो है, तो अगर आप इसका डेरिवेशन पूरा करते हैं तो थोड़ा बड़ा बन जाता है, और अगर इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है?
Derive an expression for the force per unit length acting on two straight parallel current carrying conductor. In which condition this force will be attractive and repulsive. Defined standard unit of current. अब ये सिंपल है बच्चों, देखो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा करंट बोले और अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो हम बोलते हैं कि भैया ये अट्रैक्शन का केस है। ठीक है, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन, और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम बोलते हैं ये रिपल्शन है। ठीक है, फॉर्मूला पर यूनिट लेंथ का क्या होता है फोर्स का, F डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई डी, ये सॉल्व होता है। फिर करंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन कैसे बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि अगर करंट की वैल्यू सेम है, सेम अमाउंट की करंट, और वो भी कितना 1 एम्पीयर की फ्लो हो रही है, दोनों कंडक्टर्स के मिड का ये जो डिस्टेंस है d, इस डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है, उस पर्टिकुलर केस में F बाई एल जो होगा बच्चों वो होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, और उसमें डिवाइड लग रहा है 2 पाई का, 2 पाई से इसको काटोगे तो ये 2, इट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा बोलेंगे कि दो कंडक्टर्स हैं ना, इफ द फोर्स वर्किंग बिटवीन two parallel current carrying conductor which are 1 meter apart from each other and same amount of current is flowing into them and the per unit force working on them is 2 into 10 to the power -7 Newton per meter, then the amount of current will be 1 ampere that is flowing into those conductors। ठीक है, वापस से बोल रहा हूँ, if two parallel current carrying conductors which are 1 meter apart from each other apply force of 2 into 10 to the power -7 Newton per meter on per unit length, then the current flowing into those conductors will be 1 ampere। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखो इसका नेक्स्ट पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड। इनसाइड द लॉन्ग सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, इसका डेरिवेशन वो पूछ रहा है, आपको करना ही पड़ेगा भैया। ठीक है, ये बुक में देख लीजिएगा, वैसे हो सका तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो हिंदी मीडियम वाले मैंने वीडियोस बना रखे हैं, उनमें आप देखिएगा बच्चों प्लीज़, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वैसे। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ये न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्लास्टिक प्रिज्म इज 60 डिग्री एंगल ओ फॉर येलो कलर इज √2। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है दैट इज √2 और प्रिज्म एंगल दे रखा है, प्रिज्म एंगल दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, बात बहुत सिंपल है। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन बोल रहा है भैया, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, मिनिमम डेविएशन एंगल को कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैलकुलेट करना है, आई को कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है, मतलब आर को कैलकुलेट करना है, और एंगल ऑफ इमिशन ई को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आर को कैलकुलेट करना तो बहुत सिंपल है, ये वाला आर इज इक्वल्स टू a/2 होता है। ठीक है, a/2 करोगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा क्या, ये तो आ रहा है। ठीक है, फिर आई के लिए भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। रीज़न क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है। ठीक है, म्यू की वैल्यू उन्होंने दी है हमें √2, तो मैं √2 लिख देता हूँ। √2 इज इक्वल्स टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर की जगह हम लिख देते हैं साइन 30। ठीक है, चलिए तो साइन आई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, साइन आई इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन 30, साइन 30 मतलब 1/2, दैट विल बी 1/√2। सॉल्व करोगे तो दैट इज साइन आई, तो द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, मेरे हिसाब से पता चल गया आई। और अगर आई 45 है तो डेफिनेटली
मिनिमम डेविएशन में आई इज इक्वल्स टू ई होता है, इसका मतलब ये भी 45 है। ठीक है, चलिए आई का एक और फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए डिवाइड बाई 2। ठीक है, चलिए तो इट विल बी 2i इज इक्वल्स टू डेल एम प्लस ए। 2i मतलब 45 इंटू 2 दैट इज 90 इज इक्वल्स टू डेल एम कैलकुलेट करना है और ए की वैल्यू 60। सो द वैल्यू ऑफ डेल एम इज इक्वल्स टू आई थिंक इट इज 30 डिग्री। ठीक है, पता चला, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। सिंपल था क्वेश्चन तो, और ये आता है तो यही करना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ ऑफ नॉट दैट इज 1 मीटर व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूंगा, मिनिमम डिस्टेंस की जगह इनफाइनाइट लिखिए। इसका रीज़न बता रहा हूँ, आपकी बुक में जितना भी काम है वो सारा का सारा इनफाइनाइट के लिए है। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस के लिए कोई काम नहीं है हमारे पास में। इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए आपको एफ ई की वैल्यू दे रखी है दैट इज़ 1.05 मीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस इफ नट। डिस्टेंस बिटवीन दे रखा है एल इज इक्वल्स टू 1.05 मीटर। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, एफ ई की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, एंड मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, ये कैलकुलेट हो सकता है। देखिए एल का फॉर्मेट क्या होता है, एफ नॉट प्लस एफ ई होता है, एंड दैट इज 1.05 मीटर। एफ नॉट की वैल्यू 1 मीटर दी हुई है, एफ ई की वैल्यू मेरे हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगी, एफ ई इज इक्वल्स टू 0.05 मीटर। ठीक है, ये एफ ई था। फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई। एफ नॉट की वैल्यू 1 और एफ ई की वैल्यू 0.05। पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 100 कर दीजिएगा, 520 आएगा क्या, ध्यान में रखिएगा। दैट इज मैग्निफिकेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट वन देखिए 18th क्या बोल रहा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से आप खुद कर सकते हैं, है ना। ये वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है। फिर व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है, 7 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स occurs for emitted electrons, calculate maximum kinetic energy and maximum speed। अब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। चलिए सबसे पहले अगर हमें ये दिया हुआ है तो एनर्जी देखिए, एनर्जी क्या होगा, एच न्यू होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 मल्टीप्लाइड 7 इंटू 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ये होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, एक बार के लिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि ये कितना आना चाहिए बच्चों। कैलकुलेटर से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 6.62 मल्टीप्लाइड 7 डिवाइडेड 1.6। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो एनर्जी आएगी दैट इज 2.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट सॉल्व किया। देखिए अब फॉर्मेट देखिए, E इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बताओ यही होता है क्या? E की वैल्यू कितनी, 2.89, फाई नॉट की वैल्यू 2.12 है, प्लस काइनेटिक एनर्जी। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी 2.89 माइनस 2.12। बताइए कितना आएगा, 2.89 माइनस 2.12 दैट इज 0.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। और अब आपको मैक्सिमम स्पीड देखनी, क्या होगा, हाफ mv² से बताओ सॉल्व होगा नहीं होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लीजिएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से। m की वैल्यू आपको पता है कितना, m का कितना यूज़ करेंगे, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg।
ठीक है, ये सॉल्व कीजिएगा, वी को सॉल्व कीजिएगा, आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ये देखो ये सामने रही, वैसे कुछ ऐसा लिखोगे आप, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन। एक रिजल्ट तो सीधा सीधा है कि इंसिडेंट फ्रिक्वेंसी जो है दैट शुड बी मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, अदरवाइज क्या नहीं होगा, फोटो इमिशन नहीं होगा। चलिए, तो ये चीज़ आपको पढ़नी ही पड़ेगी बच्चों। आगे देखिए, आगे वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप खुद करेंगे। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी आए ये फॉर्मेट जरूर लिखिएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर आप इसे लिखें ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये जरूर लिखिएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, अभी शायद इसका क्वेश्चन भी अपन ने किया है, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर वाला। ठीक है, नेसेसरी डायग्राम आपको बनाना ही है, कौन सा वाला, वो चार्ज जैसा आता है ना, यू ऐसा करके इनफाइनाइट आपको शो करना पड़ेगा, और फिर बोलोगे कि इस वाले पॉइंट के ऊपर हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर डिस्टेंस वाले पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर राइट एनी टू बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन आप लिखेंगे और एक चार्ज कंजर्वेशन आप लिख लीजिएगा, दो ज़्यादा, और या फिर रिपल्सिव और अट्रैक्शन वाला भी लिख लीजिएगा, वो भी सही थी। आगे देखो, इसके बाद में बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन H प्लस एंड Cl माइनस इन HCl मॉलिक्यूल इज 1 एंगस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब आपको 2a दे रखा है भैया, 1 एंगस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अरे बहुत सिंपल है, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a है बच्चों। Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब आप बोलोगे सर आपने यही क्यों लिखा है, बच्चों Cl माइनस एक ही इलेक्ट्रॉन है, H प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है या एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्व किया है, दैट इज चार्ज। 2a की वैल्यू 10⁻⁻10, सो इट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻29 कूलाम मीटर। ठीक है, फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम क्या होता है बच्चों, एप्सिलॉन r इज इक्वल्स टू, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर एफ एम इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r कर सकते हैं कि वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मीडियम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इन दोनों का जो क्या कहते हैं रेशो है, दैट रेशो इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, या हाउ मच टाइम द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट गेट डिक्रीज्ड इन अ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फोर्स इन वैक्यूम इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, बताओ भाई क्या होगा, डायोड, सॉरी डिवाइस का नाम देखना है जो इससे बता रहा हो, इनपुट सिग्नल ये है, आउटपुट पूरा आ रहा है, तो इनपुट सिग्नल AC है, आउटपुट ऑलमोस्ट DC है, इट इज़ फुल वेव रेक्टिफायर। ये कौन सा रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर एक्सप्लेन द फुल वेव रेक्टिफायर की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक, फिर व्हाट इज रेक्टिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग AC करंट इनटू DC करंट और AC वोल्टेज इनटू DC वोल्टेज इज नॉन एज रेक्टिफिकेशन। फिर फुल वेव रेक्टिफायर वापस से वही सेम क्वेश्चन ही पूछ रहा है बच्चों, और जीनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। देखो डायग्राम में दोनों का बता रहा हूँ, ये कुछ ऐसा फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कुछ ऐसा आप बनाएंगे, AC सिग्नल इधर कनेक्ट कर दीजिएगा, एक डायोड D1 इधर है और D2 इस तरफ आएगा, कुछ ऐसा, ये रेजिस्टेंस R या लोड रेजिस्टेंस R, ये डायग्राम बनना चाहिए था। ये V इनपुट इधर है और V आउटपुट आपको इसके अक्रॉस मिलेगा, ये फुल वेव रेक्टिफायर के लिए था।
और अगर जीनर डायोड के लिए अगर आप देखते हैं तो हम बोलते हैं जीनर डायोड के लिए कुछ ऐसा। इसके अक्रॉस आपका आउटपुट मिलेगा, ये सीरीज रेजिस्टेंस है और ये वी इनपुट है। वी इनपुट में क्या यूज़ करते हैं, तो हम बोलते हैं आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर अनरेगुलेटेड एसी आप यूज़ कर सकते हैं। एसी जो फ्लक्चुएटिंग हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वी आउटपुट आएगा ये आपका, ठीक है, कांस्टेंट आएगा। तो और डायग्राम इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें पता चल गई तो आधे से ज़्यादा नंबर तो वो यहीं आपको दे देगा, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर तो मिनिमम यहाँ से आपको मिलना ही मिलना है, कोई रोक ही नहीं सकता। फिर आप कितना उसे थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, कितना आप ग्राफ से एक्सप्लेन करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका अगर मैं ग्राफ देखूँ तो इसका ग्राफ कैसे जाता है, वी इनपुट वर्सेस वी आउटपुट, ये वी इनपुट है और इधर वी आउटपुट है, ये कुछ ऐसा जाता है यूँ और फिर यूँ, ठीक है, ऐसा कुछ जाता है। इसके लिए कैसा बनता है, जो भी ये ऊपर वाला ये वाला डायग्राम, ये इनपुट में बना दीजिएगा, ये आउटपुट में, ये इनपुट ये आउटपुट वाला बना दीजिएगा। सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, इनमें कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में वापस से 20 क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।